So good evening everyone and welcome to the first trial class for PM for March 2022 exam. PM सबसे खतरनाक पेपर जिससे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स डरते हैं. We will see कि इस पेपर में है क्या, क्यों लोग इतना डरते हैं, ऐसा है क्या कि इसकी पास परसेंटेज भी इतनी पुअर जाती है. And the best question which you should have an answer after attending this session is हम ये पेपर पढ़ क्यों रहे हैं. सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है लोगों के दिमाग में, ये पेपर है क्यों, वाई. आई मीन समझ में आता है अगर एसीसीएस टैक्सेशन में जाएं, ऑडिट में जाएं, बट पीएम किसकी परफॉर्मेंस की मेजरमेंट कर रहे हैं हम. सो इफ आई सिंपली से पीएम इज कॉस्टिंग. अगर आप सब लोग ग्रेजुएट्स हैं, शायद कुछ डीयू के भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, अगर आप लोग कॉस्टिंग को समझते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यानी कि पीएम कॉस्टिंग ही है. अब इसमें जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा दैट इज वेरी इजी कॉस्टिंग. यहाँ पे इतनी इजी कॉस्टिंग तो नहीं आएगी, पर फिर भी ये कॉस्टिंग के नाम पे आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है. तो सबसे पहली चीज, बिफोर आई स्टार्ट गिविंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द पेपर, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखना कि इस पेपर में सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है. ये जो सीखने वाला पोर्शन है ये रटाया रटाया नहीं है. वी आर नॉट गोइंग टू लर्न एनी रूल्स, वी आर नॉट गोइंग टू सी एनीथिंग विच कैन बी मग्ड अप, एंड दैट्स द प्रॉब्लम फॉर पीएम. इसको लर्न नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ समझा जा सकता है. तो हम एक काम ये क्यों नहीं करते कि इसको डे वन से ही मेंटली प्रिपेयर्ड होके चले कि हमें इसको रटना ही नहीं है, ये रटने का पेपर ही नहीं है, तो रटेंगे भी नहीं. अब आओ इसको इंट्रोडक्शन देती हूं. लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस यू टू दिस पेपर कि ये पीएम पेपर है क्या, इसका सिलेबस क्या है, हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी पास परसेंटेज क्या है, वो सारी चीजें. सो आई विल जस्ट ब्रिंग वन स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू. जस्ट डू कंफर्म इफ यू कैन सी दैट स्क्रीन. एक इंट्रोडक्शन टू पीएम की पीपीटी सामने आ गई है? यस मैम. ठीक है, ओके. हाँ जी. नाउ बिफोर आई मूव अहेड, सुबह एफएम के बैच में मैं बताना भूल गई थी, ये आपके जूम में ऊपर एक ड्रॉप डाउन सी लिस्ट आ रही होगी जिससे आप इसकी फंक्शनैलिटीज को देख रहे होंगे. इसमें एक स्क्रीन ऑप्शन आ रहा होगा, यू आर व्यूइंग माय स्क्रीन. उस पर ड्रॉप डाउन करो, उसका ड्रॉप डाउन होगा नीचे, वो ओपन हो जाएगा. उसमें देखो साइड बाय साइड व्यू ऑप्शंस दिखेंगे. एक बार सब ओपन करके उसको देखो, साइड बाय साइड व्यू आपको दिखता है क्या? जस्ट चेक इफ यू कैन सी साइड बाय साइड व्यू. ठीक है. अब इस साइड बाय साइड व्यू में आपको क्या करना है, साइड बाय साइड व्यू क्लिक करो तो मेरा जो स्क्रीन चल रहा है और मेरी जो वीडियो चल रही है, बाय डिफॉल्ट तो मेरी वीडियो छोटी सी आपको साइड में दिखेगी, लेकिन साइड बाय साइड व्यू ऑप्शन से मैं भी आपको बड़ी साइज की दिखने वाली हूं. और स्क्रीन जो दिखेगा वो भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. सो यू कैन एडजस्ट इट. विंडोज के आसपास उसकी जो खिड़कियां होंगी उनके आसपास जो एरो दिखेंगे उससे यू कैन एडजस्ट इट. सो जस्ट सी दैट एटलीस्ट लाइव में आपको देखने में वो अच्छा लगेगा. अदरवाइज मेरी वीडियो बहुत छोटी छोटी दिखेगी, रिकॉर्डिंग्स में वो वीडियो छोटी आने वाली है, बट एटलीस्ट लाइव में यू कैन सी दैट विद साइड बाय साइड व्यू ऑप्शन. ठीक है, जस्ट ट्राई दैट. जिनसे नहीं हो रहा है कोई नहीं, छड्डो यार. ओके जी. सो नाउ लेट्स कम टू पीएम. इंट्रोडक्शन टू पीएम. ये पेपर F5 कहलाया करता था जब आपका स्किल लेवल में F1, F2, F3, F4, F5, F6 के नाम से नॉलेज और स्किल लेवल जाना जाता था. बट नाउ इट इज नोन विद द नेम पीएम, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. किसकी परफॉर्मेंस? बिजनेस की. मैनेजमेंट मतलब उसको मैनेज करना. अब इस पे थोड़ा सा यहीं से ही अपने आप को ले चलो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में. हम टैक्स पढ़ते हैं, हम ऑडिट पढ़ते हैं, हम एफआर पढ़ते हैं, हम एफएम पढ़ते हैं. ये चारों सब्जेक्ट स्किल लेवल के, और ये पांचवा, ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ के अलग अलग प्रोफाइल्स के लिए तैयार कर रहा है. ये अलग अलग प्रोफाइल्स क्या हैं? ऑडिट आपको ऑडिट एंड एश्योरेंस प्रोफाइल के लिए रेडी करता है, जहां पे बिग फोर आपका सिलेक्शन करने आती है. टैक्स इज फॉर टैक्स कंसल्टेंसी, कंपनीज की रिटर्न फाइल करना, यूके टैक्सेशन के हिसाब से कॉम्प्लायंसेस चेक करना, या फिर इंटरनेशनल टैक्सेशन के हिसाब से करना. रिपोर्टिंग
बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना, और रादर रिपोर्टिंग जब एक बार आती है आप ऑडिटिंग भी उसके बाद ही कर सकते हैं। सो ये एफआर का पेपर आपको रिपोर्टिंग सिखाता है, जो एज एन ऑडिटर बन के आप रिपोर्टिंग में चेक करते हैं, ऑडिटिंग के थ्रू चेक करते हैं कि जो जो बनाया गया है वो सही बनाया है कि नहीं बनाया है। आपका 9th पेपर होता है एफएम, जो बात करता है इन्वेस्टमेंट्स की, इन्वेस्टमेंट कहीं पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये 5वां पेपर किस बारे में बात कर रहा है? सब कुछ तो उन 4 पेपर्स ने कवर कर लिया, अब बचा क्या है? अब बचता है आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिसाब किताब। हमने टैक्स देख लिया, रिपोर्टिंग देख ली, इन्वेस्टमेंट्स देख लिए, ऑडिटिंग देख ली, अब क्या? अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यानी अगर आज बात करें कि हमें BMW की फैक्ट्री में या BMW कंपनी में नौकरी मिल जाए, सो रिमेंबर BMW इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। Either it is manufacturing everything or it may be assembling everything, whatever. लेकिन वो सर्विस इंडस्ट्री नहीं है, ना वो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, ना वो एफएमसीजी इंडस्ट्री है, वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। जहां पे अगर हीरो मोटोकॉर्प की बात की जाए, वो बाइक्स बनाती है। अब उन लोगों का किसी भी प्रोजेक्ट को प्रॉफिटेबल या नॉन प्रॉफिटेबल देखने का तरीका क्या होता है, वो आपको ये पेपर बताता है। और यही कारण है कि ये पेपर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है। क्यों? क्योंकि हम कभी फैक्ट्री में तो गए नहीं, रटा रटा है, इसमें कुछ चलता नहीं है। हमने कभी बाइक्स बनती नहीं देखी, हमें ये नहीं पता कि वहां पे कैसे किसी चीज पर डिसीजन मेकिंग होती है, कैसे हम बजटिंग करते हैं, कैसे बजट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, कैसे अगर बजट मीट नहीं होता तो वेरिएंसेस कैलकुलेट किए जाते हैं। यू हैवंट सीन दैट, एंड दैट्स द कोर प्रॉब्लम विद दिस पेपर। बच्चा ये समझता ही नहीं है कि इस पेपर में हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं। तो अब से एटलीस्ट 2 ट्रायल क्लासेस विच यू आर गोइंग टू अटेंड, अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एम्प्लॉय समझना है, और स्पेशली एक हाई लेवल स्ट्रेटेजिक पोजीशन का एम्प्लॉय समझना है। BMW के बन जाओ, आई डोंट माइंड दैट, वेयर यू आर सपोज टू टेक सम डिसीजंस which are for the best benefit of the company. That means you are acting as an advisor for them, who is advising on how the manufacturing process should done, what should be the selling price of the product so that it is acceptable in the market, what is fixed cost, what is variable cost, what is semi variable cost, what is break even point, what is margin of safety. If I should outsource manufacture of a particular component, or I should keep on making it, can I outsource it? These are the questions which we are going to get an answer in this paper. इसलिए अब हम रिपोर्टिंग से, ऑडिटिंग से, टैक्सेशन से, एफएम से बाहर निकल के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ गए हैं, उसकी बात करेंगे। पेपर पे आती हूं। पीएम का पेपर कैसा चलेगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी पेपर चलते हैं। It has got 3 sections, section A, section B, section C. Section A में आपके पास 15 MCQs होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच के, यानी सेक्शन A 30 मार्क्स का हो गया। सेक्शन B में इसमें भी 15 क्वेश्चंस है, 2 मार्क्स ईच के, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें 3 अलग अलग केस स्टडीज होंगी। मतलब एक केस स्टडी, उसके ऊपर बेस्ड 5 questions, and all these 5 questions will be of 2 marks each. यानी फर्स्ट केस 10 marks, सेकेंड केस 10 marks, थर्ड केस 10 marks, ये भी बन गया 30 marks का सेक्शन। सो सेक्शन A is 30 marks, सेक्शन B is 30 marks, 60 marks तो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में चले गए। इसका मतलब सेक्शन C कुछ स्पेशल लेके आया है। व्हाट इज दैट स्पेशल? That is subjective case scenarios. ये subjective case scenarios मैंने 2/3 क्यों लिखे? Usually it is 2, but sometimes 10 marker question has also been seen. But आप इसको लेके चल सकते हैं 20 marks के 2 questions. अब ये जो 2 questions होंगे, ये 20 marks में क्या पूछेंगे? बहुत कुछ पूछेंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी होगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, यानी फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, वहां भी बच्चे चूक जाते हैं।
इतनी इंफॉर्मेशन से डील करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। उसी के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। किस चीज की? क्वेश्चन को ध्यान से रीड करने की, मुझे ध्यान से सुनने की। प्रैक्टिस 5 अलग अलग किताबों से नहीं करनी है। दैट्स नॉट द सॉल्यूशन फॉर पीएम। करेंगे हम एक ही बुक, लेकिन उस एक बुक में आपको एक हैबिट डेवलप करनी है कंसंट्रेशन से पढ़ने की। जैसे हम लिंक्डइन के पोस्ट पढ़ते हैं ना, किसी की स्टोरी पढ़ते हैं ना, वैसे। सो यू हैव टू जस्ट स्टार्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन लॉन्ग क्वेश्चंस। उसकी इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करने की आदत डालनी है। दिस इज द पेपर पैटर्न। अब इसके सिलेबस पे आते हैं। आई रिसेंटली रिलीज्ड अ वीडियो वेयर आई वाज रेकमेंडिंग कि जिनका भी मार्च में बिजी सीजन है वो पीएम लो। क्यों? इसके सिलेबस की वजह से। क्या सिलेबस है इसका? ये सिलेबस टोटल 15 चैप्टर्स का है। अभी इसको और कम कर दूंगी। कैसे? इसमें से फर्स्ट 3 चैप्टर्स देखो। चैप्टर नंबर 1 इज अ रिवीजन ऑफ एमए टॉपिक्स विच यू आर नॉट सपोज टू डू, क्योंकि एमए तो आपका पेपर नॉलेज लेवल का था। अब अगर आप एग्जामिशन लेके आए हैं, उसको रिवाइज करने मत बैठ जाना। यहां जो जो टॉपिक्स आएंगे उनका बैकग्राउंड मैं अपने आप आपको एक्सप्लेन करूंगी। यू नीड नॉट पैनिक फॉर दैट कि हम जाके पहले एमए पढ़ के आए। नॉट रिक्वायर्ड। इसलिए चैप्टर 1 तो करना नहीं है। अब बचता है चैप्टर 2 और 3। दीज आर प्योरली थियोरिटिकल चैप्टर्स। प्योर थ्योरी, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट, गुड इंफॉर्मेशन, बैड इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन, अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन, डेटा माइनिंग, डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा, यानी सब कुछ थ्योरी। 2 दिन में होते हैं ये 2 चैप्टर्स। अब बचे कितने? 15 में से 3 चले गए, बचे 12 चैप्टर्स, जिसमें से अगर आप ये लास्ट वाला चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 15, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वाला, इसके नंबर ऑफ पेजेस देखो कितना बड़ा चैप्टर है ये। चैप्टर 15, इट्स अ ह्यूज चैप्टर ऑफ 10 पेजेस ओनली। लास्ट चैप्टर 16 मैंने ये काउंट क्यों नहीं किया? क्योंकि इस चैप्टर में आपके लिए पढ़ने का कुछ नहीं है। दिस चैप्टर इज जस्ट टू ब्रीफ यू कि आपको आज की टाइम में एक्सेल आना क्यों जरूरी है, वर्ड पे लिखना आना क्यों जरूरी है। एसीसीए का प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म कुछ होता है, उसके स्नैपशॉट्स इसमें शेयर किए गए हैं। इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है कि उसके ऊपर स्प्रेडशीट फंक्शन कैसे यूज की जाए और क्यों यूज की जाए। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग एक्सेल, व्हाट आर द चैलेंजेस विद यूजिंग एक्सेल, blah blah blah. So again, this is a chapter which you are not supposed to do, and this makes the syllabus of PM only for 12 chapters. Only for 12 chapters. अब इन 12 चैप्टर्स में भी सबसे अच्छी बात यह है, इनमें आपको रटना कुछ नहीं है। आई विल नॉट से, सॉरी, आई विल चेंज द स्टेटमेंट। कुछ नहीं, 10% ही रटने का है। देखो कुछ चीजें तो रटने की होती हैं, जैसे वेरिएंसेस के फॉर्मूलाज, वो तो रटने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में हर चीज समझ के करेंगे तो टाइम वेस्ट करेंगे। इसलिए सिलेबस कम है। एग्जाम किट में क्वेश्चंस करने के लिए 200-300 नहीं है। और सबसे अच्छी बात, आप कितनी भी बुक्स प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जामिनेशन का पेपर एक नया ही क्वेश्चन लेके आएगा जो आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। यानी हर क्वेश्चन में समझ चलेगी। प्रैक्टिस सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए है और थोड़ा बहुत अपने आप को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने के लिए है, लेकिन असल में जो क्वेश्चन आएगा दैट विल बी अ न्यू क्वेश्चन। दैट इज व्हाई दैट्स द बेस्ट चॉइस वन शुड टेक इन मार्च, और द सेकंड चॉइस कैन बी ऑडिट। पर ऑडिट बहुत थ्योरेटिकल होता है, इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करती हूं। पहले ही आप बिजी सीजन में है, उसमें थके मांदे हो के ऑडिट पढ़ने बैठ जाएंगे तो हो गया काम। बट एब्सोल्युटली योर चॉइस। तो ये छोटा सा सिलेबस है, बहुत ज्यादा इसमें पहाड़ जैसी चीज है नहीं। एग्जाम किट कितनी बल्कि है, लेट्स सी दैट। सो दिस इज द स्क्रीनशॉट ऑफ कैप्लन की एग्जाम किट, लेटेस्ट एग्जाम किट। इसी के बेसिस पे मैंने नंबर्स इसमें डाले हैं कि सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस हैं, बी में कितने हैं, सी में कितने हैं। सेक्शन ए के 240 क्वेश्चंस हैं। ये कुछ भी नहीं है, 240 इज नथिंग। You have good 60 days to practice them.
यानी एक दिन के कितने क्वेश्चंस हुए, काउंट कर लो, मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं। सेक्शन बी ये भी बहुत ज्यादा नहीं है, और सेक्शन सी ये भी बहुत ज्यादा नहीं है। बाकी पेपर्स के कंपैरिजन में उनमें हंड्रेड्स में चलते हैं, सेक्शन सी के क्वेश्चंस भी खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। यहां 71 में कम से कम 20 क्वेश्चंस थ्योरी के होंगे, जिसमें थ्योरी पूछी गई होगी। What are the advantages of this? What are the disadvantages of taking up this option? Should the company opt for this style of budgeting? इस तरह के क्वेश्चंस, यानी करने को फिर 50 क्वेश्चन ही बचे for 60 days. That's pretty manageable. Now what will I do? I have ensured till date in all the batches and even in your batch that 1/3 of the exam kit bare minimum is done in the class. But unfortunately because PM में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं, वो 1/3 से ज्यादा ही हो जाती है। लेकिन आपको क्या करना है, 100% क्यों नहीं करा रही मैं, प्रॉब्लम क्लासेस हम रखते हैं और रखेंगे अभी भी। एवरी 10th डे यू विल बी हैविंग योर प्रॉब्लम क्लास, जो सेपरेटली सिर्फ प्रॉब्लम्स के लिए होगी। मैं ऐसा क्यों नहीं करूं कि प्रॉब्लम क्लास का टाइम बचा लूं और आप लोगों को इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बना के दे दूं पूरी एग्जाम किट की। So I'll just share one instance with you. If everything is given to students as ready-made, then their brain becomes equipped to getting things ready hand. और ऐसे में एग्जाम में आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको क्वेश्चन चालू कहां से करना है। सो पीएम का सबसे बड़ा एक ग्राउंड रूल टू पास है प्रैक्टिस। यू हैव टू प्रैक्टिस। क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, पेपर ऐसा है ही नहीं जिसमें आसानी से आ जाए, लेकिन प्रैक्टिस से पक्का आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो थोड़ा दम तो लगाना पड़ेगा। हर चीज वीडियो देख के या फिर सॉल्यूशन को देख के नहीं करनी है, एक बार मशक्कत खुद मारनी है, उससे सोचना डेवलप होगा। यू विल डेवलप दैट स्किल कि ओके यहां पे ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसका जवाब ढूंढने में आपका ब्रेन पॉलिश होगा, या ऐसा भी हो सकता था। That will develop your analytical skills and this is what is required for this paper. ठीक है, इसके बाद में आते हैं इसका पिछले सालों का पेपर पैटर्न कैसा रहा है। ये कुछ हेडिंग्स है इसके पूरे सिलेबस की। स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स, इसमें कुछ चैप्टर्स क्लब्ड है। डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स में कुछ चैप्टर्स हैं। बजटिंग में सिर्फ बजटिंग ही है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस में वेरिएंस एनालिसिस ही है। और परफॉर्मेंस मेजरमेंट में कुछ सेट ऑफ चैप्टर्स हैं। इनका अगर पैटर्न देखोगे, कोई माई बाप नहीं है एक्सेप्ट फॉर एक चीज के, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल हर अटेम्प्ट में आया है। जस्ट सी द टिक मार्क्स, दीज आर द अटेम्प्ट्स। सितंबर 16, दिसंबर 16, मार्च जून 17, सितंबर दिसंबर 17, मार्च जून 18। ये पता नहीं क्यों मार्च मेरे मुंह से हमेशा मई निकलता है, अभी भी मई बार बार आने को हो रहा है। सितंबर दिसंबर 18, मार्च जून 19, अगेन सितंबर दिसंबर 19 एंड मार्च जून 2020। इसमें देखो हर टॉपिक ऐसा नहीं है जो हर बार आया है, लेकिन ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल हर बार आता है। नेवर नेवर इन द हिस्ट्री सिंस लास्ट 5 years दिस चैप्टर हैज बीन मिस्ड, कभी भी नहीं हुआ। यानी हमारे पास एक पैटर्न है कि हमें ये वाला पोर्शन बहुत अच्छे से करना है। एंड इफ आई से दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट पोर्शंस यू कैन हैव इन पीएम, सिंपलेस्ट। आपका एपीएम भी इसी पे बेस्ड है, इसलिए इसको यहां करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक आधा टॉपिक समझ में नहीं आए चलता है, लेकिन ये समझ में आना जरूरी है और ये समझ में आता भी है। ठीक है जी, अब पास परसेंटेज पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं जो आप लोगों के मतलब की और डर की बात है। पीएम की पास परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली लोएस्ट, हर पेपर में सबसे लोएस्ट। ऑडिट में और इसमें रेस होती है हर बार, कौन बनेगा ज्यादा लोएस्ट। कभी पीएम जीत जाता है, कभी ऑडिट जीत जाता है। with the lowest pass percentage in every attempt. Last attempt, September 2021, I got to know from somewhere
रिलायबल सोर्स कि 2015 के बाद का ये सबसे लोएस्ट पास परसेंटेज था, सबसे लोएस्ट। बट पता नहीं कैसे वी गॉट अ पास परसेंटेज ऑफ 75%। अब ये पता नहीं कैसे का कारण बताती हूं। 8 ऑफ आवर स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर द एग्जाम। अपीयर 12 हुए थे, लेकिन किसी का टेक्निकल ग्लिच आ गया, किसी को लास्ट मोमेंट पे कोविड हो गया, किसी के घर में कुछ हो गया, कोई लास्ट मोमेंट पे अपना एग्जाम विड्रॉ करा गया। 3-4 के साथ ये रहा। 8 स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठे एंड आउट ऑफ दोज 6 पास्ड। अब मैंने पता नहीं क्यों लगाया, क्योंकि ये 6 के 6 वर्किंग थे, एक्सेप्ट फॉर 1 आई गेस। इन्होंने कैसे टाइम मैनेज किया मुझे सच में नहीं समझ में आया, क्योंकि ये इन लोगों के लिए बहुत बिजी टाइम था। मुझे ये ध्यान है कि इन लोगों को लास्ट मोमेंट तक ऑफिस से छुट्टियां नहीं मिल रही थी। अब इन्होंने कैसे पढ़ाई करी है, लास्ट में ज्यादा जोर लगाया है कि वहीं पे इंटेलिजेंसी ज्यादा लगाई है, दे कैन बेटर वाउच ऑन इट। क्योंकि ये सब के सब बहुत बिजी थे सितंबर में, बहुत ज्यादा। और उस टाइम कोविड ने भी अच्छी खासी दस्तक दी हुई थी अप्रोक्सीमेटली बहुत लोगों में। डेंगू ये अपने आप में एक अलग ही चैलेंज मोड पे था। बट इफ नॉट दैट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि बहुत बड़ा ग्रेट काम मैंने कर दिया, ऐसा नहीं है। देयर आर टू वे थिंग्स हियर। वन, यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ कि जो मैं कर रहा हूं वो एग्जैक्टली पेपर में नहीं आने वाला, यानी मुझे पीएम में मेरी स्किल डेवलपमेंट करनी ही पड़ेगी। आपको सबसे पहला अपने आप को बिलीव ये करवाना है। तो पीएम में अगर ये बिलीव करा दिया, हाफ ऑफ द टास्क इज डन। लेकिन अगर ये सोचते रहे कि मैं 5 बुक प्रैक्टिस करूंगा, 5 में से कुछ ना कुछ तो हिट करेगा, बिल्कुल हिट नहीं करेगा। हमें हिट नहीं कराना। पीएम में you have to understand the logic behind why you are doing one particular method and not the other, or why you are doing one particular option as feasible and not the other one. वो रीजन आपके पास होने चाहिए। If that reason is there, then you are good to handle anything. That is what is to be developed. वो day 1 से मुझसे पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन ये ध्यान रखना पीएम में इंटेलिजेंस बहुत मैटर करेगी। हार्डवर्क इतना नहीं करेगा जितनी इंटेलिजेंस करेगी। इंटेलिजेंस 60% तक काम करेगी, हार्डवर्क 40% तो चाहिए, इतना तो चाहिए। आई वोंट से कि सिर्फ इंटेलिजेंस ही चलेगी, हार्डवर्क नहीं चलेगा, वो भी चलेगा, बट प्रोपोर्शन कम है उसका। नाउ हाउ विल वी गो ऑन इट? सो दिस इज द टेंटेटिव प्लान। ये सारे के सारे थ्योरी चैप्टर्स को छोड़ के वाले चैप्टर्स हैं। एवरीथिंग इज हियर विच इज ओनली प्रैक्टिकल। तो थ्योरी का मैं क्या करूंगी, इन सारे चैप्टर्स में भी जो थ्योरी है वो मैंने अलग से रिकॉर्ड करके डाली हुई है। आप लोगों को जैसे जैसे टाइम मिलता जाए उनको सुनते जाओ, एक एक करके निपटाते जाओ। आई विल शो यू वन स्मॉल एक्सट्रैक्ट हियर कि वो थ्योरी कैसी है, किस क्वालिटी की है, आप उसको कैसे और कब देख सकते हैं। दैट लेट मी शो यू, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ये समझ में आए कि हम कैसे और किस तरह से मूव करेंगे। I'm showing you one folder. ये दिख रहे हैं? These are the theory chapters. Chapter 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. अब इसमें से पहले 3 या सेकंड और थर्ड कहां गए? वो अपने आप ही थ्योरी है, वो पहले ही अलग गए हुए हैं, राइट? नाउ हाउ आर दीज गोइंग टू बी? लेट्स सपोज मैं कोई सी भी खोलूं इसमें से, ये खोल देती हूँ, आपको सुनाई नहीं देगी अभी ये। हेलो एंड गुड इवनिंग, ठीक है? दिस इज हाउ इट विल गो। कुछ समझ आया, कुछ दिखा? हाँ मैम। अरे चैतन्य, यस मैम। यस। अच्छा ओके जी। सो दिस इज हाउ वी विल कंप्लीट द थ्योरी वाला पोर्शन। थ्योरी के लिए आपको लाइव क्लास वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। थ्योरी आप अपने अपने कंफर्ट से जब चाहे तब देख सकते हैं। हुएवर इज वर्किंग, रात को देखो, दिन को देखो, सुबह देखो, कभी भी देखो, आई डोंट माइंड दैट, बट यू हैव टू कंप्लीट दैट, क्योंकि थ्योरी आती है 40% के आसपास पीएम में, ठीक है? सो दिस इज द प्लान विच वी विल फॉलो। अप्रोक्सीमेटली 57 आवर्स लाइव के लगेंगे।
बाकी प्रॉब्लम क्लासेस अलग है। वंस दिस इज डन, कुछ चेंजेस हुए हैं पीएम में, बिकॉज नाउ यू विल स्टार्ट आस्किंग मी द क्वेश्चन कि मैम मेरे पास पुराने वाली बुक है, शुड आई बाय अ न्यू बुक? देयर आर सम एडिशंस। ये मैंने एसीसीए की वेबसाइट से उठाया है, उसी का स्क्रीनशॉट है। क्या क्या चेंजेस हुए हैं? जो सिलेबस का सेक्शन होता है स्टूडेंट्स के सेक्शन में, स्टडी रिसोर्सेज में, उसमें से ये टेबल आपको सिलेबस के एंड में मिलती है। दिस इज दैट टेबल। अब इसमें क्या क्या एडिशन हुए हैं? A1 और A3, ये दोनों जो इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड है, ये तो मैंने पीपीटी में एम्बेड कर दिए जो भी चेंजेस थे। लेकिन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ये अपने आप में एक पूरा चैप्टर है। ऑल्दो इसके भी नोट्स हैं, इसके भी क्वेश्चंस में क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगी। सो इफ यू हैव पुरानी बुक, इट कैन वर्क, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। और ये एम्प्लॉयबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी स्किल सेक्शन, ये छोटा सा है। आई मीन इसके लिए बुक लेने की कोई जरूरत बनती नहीं है अगर आपके पास बुक है तो। ठीक है, सो दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ चेंज। ये जितने भी लोग भाग रहे हैं, देखो सूट बूट में भाग रहे हैं। सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस रेस टू पास पीएम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। लटकाना नहीं है इसको झूले की तरह, जून सितंबर दिसंबर, नो। इफ इट इज डन वंस, इट इज डन एंड इट इज रियली पॉसिबल। सो डोंट गेट स्कैर्ड। लोग क्या कहते हैं, आई टेल यू ऑन दैट। डू यू अंडरस्टैंड दिस परसेंटेज का मतलब? ये जो पास परसेंटेज यहां लिखी हुई थी, ये क्या है? What is 39%, 40%? It means out of every 100 students, 39 have passed. Out of every 100 set of students, 40 have passed, or 44 have passed, or 41 have passed. This is pass percentage. Out of 100 कितने बच्चे पास हो गए? ये बहुत अच्छी पास परसेंटेज है। It's too good. और 100 में से अगर 37 स्टूडेंट्स पास होते हैं, you can also do that. You can also pass. लेकिन तैयारी उस तरीके से करो जो इस पेपर के लिए चाहिए। एफआर की तैयारी जैसे होती है वो यहां नहीं लग सकती। ऑडिट की तैयारी जैसे होती है वो यहां वर्क नहीं कर पाएगी। देयर इज अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्रिपरेशन फॉर एवरी पेपर। और इसकी तो वैसे ही बिल्कुल ही क्लाउड 9 पे, अलग लेवल पे चली जाती है। चलिए जी आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। ओके, मैं इसको हाँ समझूंगी। चलिए जी, अब आते हैं टेक्निकल पे, मतलब टेक्निकल डेमोन्स्ट्रेशन पे, ट्रायल क्लास पे। कैन यू ऑल सी चैप्टर 5 की पीपीटी, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस? यस मैम। यस मैम। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट यहां से करते हैं। यहां से अब पीएम चालू होती है। यू मस्ट बी सरप्राइज, मैंने चैप्टर 4 क्यों नहीं उठाया? ये चैप्टर में उल्टे पुल्टे क्यों पढ़ा रही हूं? उसका एक रीजन है। देयर इज अ प्रॉपर सीक्वेंस जिसकी टर्मिनोलॉजी पहले आप पढ़ेंगे, फिर जाके बाकी जगह लगाएंगे। बुक में ये सीक्वेंसिंग ऊपर नीचे क्यों है? बिकॉज दे आर अज्यूमिंग कि आप एमए दे के आए हैं, एंड आई एम अज्यूमिंग कि आपको एमए का कुछ नहीं पता होगा। पता हो बहुत अच्छा, नहीं पता हो तो भी हम सीक्वेंस चेंज करके लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से चलेंगे। आई कैन नॉट गिव यू द टफेस्ट चैप्टर इन द फर्स्ट क्लास जब पीएम से आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। सीधा अंदर तक नहीं घुसेंगे पहली क्लास में। तो अब यहां पे सबसे पहले समझो इस चैप्टर में क्या है, हम क्या करने वाले हैं। इस चैप्टर में इसके 3 अलग अलग टर्म्स हैं जो ऐड होके दिख रही हैं, कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट। कॉस्ट मतलब कोई भी प्रोडक्ट अज्यूम करो, उसको बनाने की कॉस्ट। वॉल्यूम मतलब हम कितनी यूनिट्स बनाएंगे। प्रॉफिट मतलब उस वॉल्यूम पे कितना प्रॉफिट वो प्रोडक्ट जनरेट करके देगा। यानी हम कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट में वॉल्यूम की वजह से क्या कॉस्ट में चेंज आता है और क्या प्रॉफिट में चेंज आता है, ये एनालाइज करने वाले हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिक पिलर ऑफ पीएम है, यानी यहां से पीएम का एक स्टार्टिंग पॉइंट आता है। हालांकि उसमें टॉपिक उसका है सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस, लेकिन इसमें अभी जो चीज आएगी जिसको ये पिलर की तरह आप देख रहे हो, ये पूरे पीएम में लगेगी। मेन पिलर जिसको मैं बोलती हूं वो है ये स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझते जाना
क्योंकि आई कैन सी देयर आर सम स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू डीयू आल्सो, उनकी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, सो उनके लिए ये और भी क्रूशियल हो जाता है कि वो एक एक टर्म को ढंग से समझें। अच्छा, आई हैव रिटन समथिंग, मेड अ स्नेक ऑन द स्क्रीन, दिख रहा है? यस मैम। चलो, अब ये मेन पिलर क्या है इसको समझो। एक प्रोडक्ट बिकता है कुछ सेलिंग प्राइस में, पर यूनिट मतलब उसकी एक यूनिट, वन प्रोडक्ट कितने में बिका, उसमें से जब हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो सवाल आता है ये वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वो कॉस्ट जो वॉल्यूम के साथ डायरेक्टली चेंज होती रहती है, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। मतलब लेट्स सपोज आई एम इनटू मेकिंग केक्स, शाम का टाइम और केक की बात, चलो केक्स बनाते हैं। सो दिस इज माई प्रोडक्ट, आई एम सेलिंग वन केक एट इंडियन रुपी में ले चलते हैं, फॉर लेट्स सपोज 250 INR। इसमें बनाने में जो डायरेक्ट इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, जैसे कि व्हीट फ्लावर लगेगा, और क्या लगता है यार, कोकोआ पाउडर लगेगा, और लेट्स सपोज चेरी लग जाएगी, क्रीम लग जाएगी, ये सारी चीजें वेरिएबल कॉस्ट बनेंगी। कम अगेन मैम, शुगर। हाँ, चीनी तो भूल ही गई मैं, वेरी गुड जानवी। शुगर, बटर, अरे यार हम तो केक ही बनाने लग गए। ओके, ये सारी की सारी चीजें वेरिएबल कॉस्ट के अंडर क्लासिफाई होंगी। ये कॉस्ट है क्योंकि आप इनको खरीदने में पैसा खर्च कर रहे हैं, ये वेरिएबल है। क्यों? आप जितने ज्यादा नंबर ऑफ केक्स बनाएंगे उतनी ही कॉस्ट ये ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। लेकिन एक कॉस्ट फिक्स कॉस्ट भी होती है, वो क्या होती है? ये आउटपुट के साथ बदलती नहीं है, ये एक लेवल तक कांस्टेंट रहती है, उसके बाद जाके बढ़ने लगती है। मतलब मैं जो केक्स बनाती हूं ये एक फैक्ट्री में बनाती हूं, या फिर ये बोल सकते हो दैट देयर इज अ किचन, इट्स अ बिग स्पेस किचन जिसको मैंने रेंट पे लिया हुआ है। अब इसका रेंट जाता है, लेट्स सपोज 10,000 डालती हूं, वेग नंबर। अब मैं इस 10,000 के किराए को क्या केक से डायरेक्ट लिंक कर सकती हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि किचन के मालिक ने तो ये बोला है आप इसमें एक केक बनाओ, 100 केक बनाओ, 200 केक बनाओ, आई डोंट केयर, मुझे एक महीने का 10,000 रुपीज का किराया चाहिए। दिस मेक्स दिस किचन, इसका रेंट फिक्स्ड कॉस्ट, जो फिक्स्ड है। वट एवर इज द आउटपुट, यू आर मेकिंग मोर यूनिट्स, गुड फॉर यू, यू आर मेकिंग लेसर यूनिट्स, गुड फॉर यू, किराया तो इतना देना ही पड़ेगा। ऐसे ही अकाउंटेंट की सैलरी, यानी आप, मैं, हम लोग जब नौकरियां आप करेंगे और मैंने जब की थी, हम फिक्स्ड कॉस्ट के अंडर थे। हमारे ऊपर सैलरीज जो खर्च करती है कंपनी, दैट इज कंसिडर्ड टू बी फिक्स्ड कॉस्ट। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि उनकी ज्यादा यूनिट्स बिक जाएंगी तो हमें सैलरी ज्यादा मिलेगी, या उनकी कम यूनिट्स बिकेंगी तो हमारे सैलरी काट दी जाएगी, ऐसा नहीं है। आर इनकम, आर कॉस्ट्स, दे डू नॉट रिलेट टू वॉल्यूम। इसलिए अगर वॉल्यूम से रिलेटेड कोई भी खर्चा नहीं है, वो फिक्स्ड खर्चा होता है, फिक्स कॉस्ट होता है। लेकिन जो डायरेक्टली वॉल्यूम के साथ बदले, वॉल्यूम बढ़े तो ये कॉस्ट भी बढ़े, इसका मतलब वो वेरिएबल कॉस्ट है। अब ये पूरा का पूरा चार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट कैसे है इसको समझना। एक टर्म इसमें आएगी कंट्रीब्यूशन। ये क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन। इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। ये पूरा का पूरा चार्ट समझना आप ध्यान से। एक प्रोडक्ट आप बनाते हैं, वो अपनी सेलिंग प्राइस में बिकता है, उस पे वेरिएबल कॉस्ट आती है, वो कुछ कंट्रीब्यूशन जनरेट करता है टुवर्ड्स द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज कंट्रीब्यूशन। इस प्रोडक्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, ये अपने आप में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट ये तो आप तब भी इनकर करेंगे जब आप कुछ भी नहीं बनाएंगे। हाँ, आप फैक्ट्री को ही, अगर किचन को ही वेकेट कर देंगे तो ये फिक्स्ड कॉस्ट बंद हो जाएगी।
लेकिन आप अगर केक बनाना बंद कर दें कि हम तो बनाएंगे ही नहीं जी, 1 महीना कुछ नहीं बनाएंगे, तो क्या वो किराया नहीं लेने आएगा? ओनर तो किराया लेने आएगा। इसलिए फिक्स कॉस्ट तो एक तरह की एसेंशियल कॉस्ट हो गई जो आपको देनी है, लेकिन कंट्रीब्यूशन बढ़ता रहता है, कम होता रहता है, बढ़ता रहता है, कम होता रहता है। ज्यादा यूनिट्स बिकेंगी तो कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, कम यूनिट्स बिकेंगी तो कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। इस पूरे चार्ट को अपने दिमाग में ऐसा घुसा लो, पीएम में कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, ये आपका साथी है, ये आपको हेल्प आउट करेगा उससे डिग आउट करके लाने में। जहां पे भी फंसने लगोगे ये बचा के ले आएगा। सो जस्ट क्विकली रिवाइज इट। सेलिंग प्राइस में से जब वेरिएबल कॉस्ट कम की जाती है तो कंट्रीब्यूशन आता है। ये मैंने पर यूनिट लिखे हुए हैं। जब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आता है उसको आप नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से मल्टीप्लाई कर दो तो ये टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। उसमें से हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट नेट बचा वो आ जाएगा। ठीक है जी, इस चार्ट को फटाफट दिमाग में बिठाओ। डन 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 मैम। Yes, ma'am. चलो, अब यहां से चालू होती है फॉर्मूलाज की बौछार। ब्रेक इवन एनालिसिस में ढेर सारे फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं, लेकिन 5 मिनट लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे। दे आर प्रिटी इजी। ये पहला फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो। सेल्स मतलब सेलिंग प्राइस, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, बस ये C अपॉन S रेशियो है। ये कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो, इसको C/S बोला जाता है। सिंपल फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले ये फॉर्मूला क्यों कैलकुलेट किया जाता है, कितनी सेलिंग प्राइस पे कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, ये देखने के लिए। आपको इसमें ज्यादा नहीं घुसना, इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके कुछ आंसर्स निकालेंगे। अब आते हैं ब्रेक इवन पॉइंट पे। अब इस ब्रेक इवन पॉइंट के कॉन्सेप्ट को समझो। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ये वो वाला सेल यूनिट्स का नंबर होता है जिसपे एक बिजनेस नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में आ जाता है। दैट इज ब्रेक इवन। मतलब इतनी यूनिट्स अगर बिजनेस बेचेगा, ना तो वो कुछ कमाई करेगा, ना ही वो लॉस में जाएगा। आई ऑलवेज टेल ऑल माई अदर बैचेस, एक सिंपल केस जो ये चैतन्य को तो शायद याद भी हो गया होगा सुन के। मैकडॉनल्ड्स took 18 years to reach its break even. जोमैटो, पेटीएम, ये तो अभी तक अपने ब्रेक इवन पे आई ही नहीं है। क्या होता है ये ब्रेक इवन? इन सारी कंपनीज ने इतनी कॉस्ट लगा दी है कि अभी तक इनका कंट्रीब्यूशन उसको रिकवर नहीं कर पाया है। कौन सी कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट। अभी मैंने क्या बोला था? ब्रेक इवन क्या होता है? इट इज अ सिचुएशन, इट इज अ पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है। अभी जो चार्ट हमने देखा था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट गिव्स यू प्रॉफिट। मैंने बोला कि प्रॉफिट 0, यानी कि प्रॉफिट ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो, दैट मीन्स दिस शुड बी 0। यानी इक्वेशन क्या बनी? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू 0। दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। यानी ब्रेक इवन पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है जहां पे फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन बराबर हो जाए। फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन बराबर हो जाए, ये वो वाला पॉइंट है। गॉट दैट? कॉन्सेप्ट समझ में आया? यानी हम करना क्या चाह रहे हैं? हम इतना कंट्रीब्यूशन कमाना चाह रहे हैं कि उससे एग्जैक्टली फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो। दिस कंट्रीब्यूशन विल रिकवर द फिक्स्ड कॉस्ट। सिंपल। इसमें ज्यादा इधर उधर सोच के कंफ्यूज नहीं होना। तुम्हें ध्यान ये रखना है ये कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर कर ले एग्जैक्टली। दैट्स ब्रेक इवन पॉइंट। ये आएगा ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में। लेकिन अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट डॉलर्स में चाहिए, अमाउंट में चाहिए, तो क्या करूं? इसके लिए एक फॉर्मूला मैं बोलती हूं जो आप अप्लाई करो। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आ गया,
इसको मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कर दो, तो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट्स आ जाएगा। एक और फॉर्मूला आपकी बुक ने दिया हुआ है कि आप फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करने की बजाय कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो से डिवाइड कर दो, यानी इस रेशियो से डिवाइड कर दो, तो ये डायरेक्टली इन डॉलर्स आएगा, इन अमाउंट आएगा, डिपेंडिंग अपॉन क्या इंफॉर्मेशन है। लेकिन यूजुअली क्वेश्चन पहले यूनिट्स में क्वेश्चन पूछता है आपसे, फिर बोलता है कि इसको अमाउंट में भी बताओ या डॉलर्स में भी बताओ। तो सिंपल जो भी ब्रेक इवन आ रहा है इनटू सेलिंग प्राइस कर दो, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स। अब फटाफट से एक बार इन तीनों फॉर्मूलाज को लर्न करते हैं, सुनते जाना और अभी के अभी दिमाग में बिठाते जाना। व्हाट इज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स? ब्रेक इवन पॉइंट क्या है कि मेरा कंट्रीब्यूशन एग्जैक्टली फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर कर जाए ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस हो। तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इससे क्या आएगा? ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में आएगा। अगर ब्रेक इवन पॉइंट मुझे अमाउंट में चाहिए यानी डॉलर्स में चाहिए, तो क्या करूं? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, उससे वो डॉलर्स में आ जाएगा। लेकिन मुझे ये यूनिट्स का निकालना ही नहीं है, कोई डायरेक्ट तरीका है। फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड मत करो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो से डिवाइड कर दो। दिस इज व्हाट यू कैन डू। 2 मिनट लगाओ, फटाफट इन तीनों को लर्न कर लो जरा, जल्दी जल्दी। ट्रायल समझ के गोटी गोटी नहीं देना मेरे को। Done, ma'am. डन, चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये तो ब्रेक इवन पॉइंट तो हमने समझ लिया। क्वेश्चन एक चीज और पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कितने यूनिट्स बेचें कि एक डिजायर्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी हम कमा लें। ब्रेक इवन पॉइंट तो बोलता था कि प्रॉफिट नहीं कमाना जी, आप तो फिक्स कॉस्ट ही रिकवर करा दो हमारी। यहां क्वेश्चन ने बोला कि डिजायर्ड प्रॉफिट भी रिकवर करके लाके दो। तो सेम फॉर्मूला ऊपर वाला ही, ब्रेक इवन पॉइंट वाला, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसमें फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के साथ साथ प्रॉफिट भी रिकवर कर लो, यानी कि रिक्वायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जहां पहले हम सिर्फ फिक्स कॉस्ट रिकवर करते थे, अब आप फिक्स्ड कॉस्ट के साथ साथ रिक्वायर्ड प्रॉफिट भी रिकवर कर लीजिए। सिंपल, ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम? अब यही अगर बोले कितना डॉलर्स में अमाउंट आना चाहिए या कितने डॉलर्स की सेल करें कि रिक्वायर्ड प्रॉफिट आ जाए, तो क्या करना है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह, यानी इस वाले फॉर्मूले में सिर्फ ऊपर रिक्वायर्ड प्रॉफिट जोड़ दो। सो असल में आपने कितने फॉर्मूलाज लर्न किए? 1, 2 और 3। ये दोनों तो कॉमन सेंस से जा रहे हैं। रिक्वायर्ड प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी यूनिट्स सेल करें, तो फिक्स कॉस्ट में यहां पे रिक्वायर्ड प्रॉफिट जोड़ दो। रिक्वायर्ड प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी अमाउंट की सेल्स करें, तो अमाउंट तो यहां आता है, यहां पे फिक्स कॉस्ट में रिक्वायर्ड प्रॉफिट जोड़ दो। सिंपल, समझ गए? क्लियर? फॉर्मूले इसी चैप्टर में है, घबराओ नहीं, इतनी भी बुरी नहीं है पीएम। अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब लेट्स सपोज मेरे बिजनेस में ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आया कि मैं नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे आ जाऊंगी जब मैं 1200 यूनिट्स बनाऊंगी, यानी 1200 यूनिट्स जब मैं मैन्युफैक्चर करूंगी तो इतना कंट्रीब्यूशन आ जाएगा कि मेरी फिक्स कॉस्ट पूरी रिकवर हो जाए, तो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। लेकिन अब असल में जब मैंने एक्चुअल प्रोडक्शन चालू किया तो प्रोडक्शन हो गया 1600 यूनिट्स का, यानी मेरा ब्रेक इवन तो 1200 पे ही आ जाता। ये तो 1600 यूनिट्स बन गई, मेरी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाती सिर्फ 1200 यूनिट्स बनाने से, मैंने तो उससे ज्यादा बना ली। दिस ज्यादा इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी मैं सेफ चल रही हूं, मैं प्रॉफिट में चल रही हूं। जब तक मैं 1200 यूनिट्स पे पहुंच जाऊंगी तब तक सब सेफ है। जैसे ही 1200 यूनिट से नीचे मेरा प्रोडक्शन गया, मैं लॉस में चली जाऊंगी।
क्योंकि कंट्रीब्यूशन कम आएगा और फिक्स कॉस्ट ज्यादा रहेगी। बात समझ आई? इसका फ्लो कैसे चलता है ध्यान से देखना। आप सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, आपकी सेलिंग प्राइस क्या है। इससे आपको पता चलता है कि कंट्रीब्यूशन कितना जनरेट कर रहा है आपका प्रोडक्ट। ये कंट्रीब्यूशन फायदा होता है, डायरेक्ट फायदा। ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट को बियर करने में, उठाने में मदद करता है। यानी अल्टीमेटली ये जितना ज्यादा होता है प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होता चला जाता है। अब ब्रेक इवन पॉइंट का एक कॉन्सेप्ट आता है। ये वो वाला पॉइंट है जहां पे हम नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में आ जाएंगे। यानी प्रॉफिट जीरो, लॉस जीरो। यानी हम क्या करेंगे, हम कमाई उतनी ही करेंगे जो फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर पाए। ये मैंने अज्यूम किया था कि 1200 यूनिट्स पे आ जाएगा। 1200 यूनिट्स पे मेरे जितने भी केक्स बिकेंगे वो इतना कंट्रीब्यूशन जनरेट करेंगे कि फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए। ये मैंने एस्टिमेट किया, लेकिन असल में ये 1600 केक्स बिक गए। मैं कितना सेफ होके चल रही हूं, 400 केक्स। दैट्स माय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर आप जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे आप अपने बिजनेस को सेफ रखेंगे, क्योंकि आप उसमें प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन जैसे ही प्रोडक्शन 1200 यूनिट से नीचे गया, ब्रेक इवन से नीचे गया, मतलब आप लॉस में आ गए। तो ये जो बिजनेसेस अपने को दिख रहे हैं ना सारे के सारे, ये ज्यादातर लॉस में चल रहे हैं। अभी तक ब्रेक इवन पॉइंट पे ही नहीं पहुंचे हैं। ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचने में भी इनको बहुत टाइम है। ध्यान देना, आप कभी भी मैकडॉनल्ड्स जाओ, केएफसी जाओ, इनके स्टोर्स के ऊपर करोड़ों रुपया आपको लगा हुआ दिखेगा, करोड़ ऑफ अमाउंट। 25 रुपए में बर्गर, 25 का आता है क्या? अभी भी 30-35 का आता होगा शायद। दैट्स क्वाइट अफोर्डेबल। लेकिन उनका एक एक स्टोर करोड़ों में बनता है, करोड़ों में। बाइक लेके बंदे घूमते रहते हैं होम डिलीवरी के लिए। कम से कम स्टाफ के नाम पे 8 से 9 बंदे आपको एक मैकडॉनल्ड्स टेक अवे के आसपास मिलेंगे। और ये तो सामने दिखते हैं, किचन के अंदर तो पता नहीं कितने होते हैं। इनकी सैलरीज क्या ये 40 रुपए के या 30 रुपए के बर्गर से निकल रही है? आजकल तो बच्चे भी पार्टी नहीं करते मैकडॉनल्ड्स में, वो भी पार्टी नहीं कर रहे। एंड दैट इज द मेन रीजन व्हाई दीज बिजनेसेस एग्जिस्ट। क्योंकि ये कुछ साल तो लॉस में ही काम करते हैं, लेकिन उसके बाद उठाने लगते हैं। बायजूस इज अ बिग एग्जाम्पल ऑन दैट। जोमैटो इज अ बिग एग्जाम्पल ऑन दैट। जोमैटो का बार बार हर जगह चर्चा चल रही थी। इनका जो भी आईपीओ आया वो हेवीली सब्सक्राइब हुआ, बावजूद इसके दैट इट इज हेवी लॉस मेकिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो हो गई, इट्स अ स्टार्टअप वाला फेज में। अभी वो जो काम कर रहे हैं उनकी फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। स्विगी इतना डिस्काउंट पे डिस्काउंट दे रही है, क्या लग रहा है आप लोगों को कैसे बिजनेस सर्वाइव करेगा इनका? कैसे चल रहा होगा बिजनेस? आई रिमेंबर जब इनका स्टार्टिंग में ऐड आता था, एक गुलाब जामुन डिलीवर करने ये घर पे आते थे। आई डोंट रिमेंबर कि वो एक अंकल जी वेट कर रहे होते हैं एक गुलाब जामुन का ऑन दी गेट, ओल्ड मैन। उनकी कुछ बात आ रही थी। यस, फ्लिपकार्ट ने भी बहुत टाइम तक स्ट्रगल करी अपने आप को ब्रेक इवन तक लाने में। आई एम नॉट श्योर अभी भी पहुंचा है नहीं पहुंचा है। हाँ रितिका, रितिका बोलो। मैम शायद पहले से ही हैंड रेज है, वो नीचे नहीं किया था। तुम्हारा तब से हाथ नहीं दुखा? क्रेड, यस क्रेड, एब्सोल्युटली राइट। क्रेड तो चलो नया नाम है, नॉट एक्सपेक्टेड टू ब्रेक इवन टू फास्ट। लेकिन पुराने नामी बिजनेसेस इन्होंने बहुत टाइम लिया है ब्रेक इवन करने में। और तुम्हें बताऊं, वो कमरों वाला कौन सा है? ओयो। 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 ओयो ने सरप्राइजिंगली 5-6 साल में ही अपना ब्रेक इवन अटेन कर लिया। कैसे भगवान जाने पर अटेन कर लिया। सो जो बिजनेस जल्दी ब्रेक इवन अटेन करता है ना, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। ये चीजें आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है। ठीक है जी। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ज्यादा होता है उतना ही आप सेफ क्रैडल में पे कर रहे होते हैं, प्ले कर रहे होते हैं। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है जो बोल्ड में दिख रहा है,
ये तो आपको बताएगा यूनिट्स में, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्वेश्चन परसेंटेज में भी पूछ लेता है। ये क्या होता है? सेम यही का यही जो अमाउंट है ये न्यूमरेटर में लेके आओ, बजटेड सेल्स ब्रेक इवन सेल्स, यानी कि मेरे वाले केस में 400 डिवाइड बाय कितनी सेल्स के ऊपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आया है? 1600 पे आया है। दिस इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज, यानी 1600 की सेल के हिसाब से 400 इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज बिकम्स वट एवर दिस विल बी। अब ये सारे के सारे आपको यूज कैसे करने हैं? एग्जाम किट के क्वेश्चंस और स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चंस में बहुत फर्क है। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 करते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन विच वाज देयर इन द कैप्लन स्टडी टेक्स्ट। स्टडी टेक्स्ट का ही क्वेश्चन है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 है। आपको 3 चीजें दी हुई है, सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है। फटाफट सब लोग पेन पेंसिल कॉपी जो भी हाथ में आए, छोटा सा पेपर वो हाथ में लेके बैठो, फटाफट इसकी कैलकुलेशन करेंगे। एंड आई जस्ट वांट टू सी आप लोगों को समझ क्या आया। सेलिंग प्राइस इज 25, वेरिएबल कॉस्ट इज 20, फिक्स कॉस्ट आर $50,000। मैंने क्या बोला था? सबसे पहले एक रामबाण चीज हमेशा करनी है, जो फॉर्मेट अभी मेन पिलर दिखाया था उसकी वैल्यूज भरनी है। वो वैल्यूज क्या थी? सबसे पहले सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करो, सबसे पहला काम। सेलिंग प्राइस कितनी है? 25, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 20। तो आपका प्रोडक्ट PQ कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहा है? कितना कर रहा है? 5 पर यूनिट, यानी हर यूनिट पे $5 कमा रहे हैं हम। ठीक है जी, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो $50,000 है। देखते हैं। पहली चीज, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी मेड एंड सोल्ड इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन। नटशेल में ब्रेक इवन की यूनिट्स पूछ रहा है वो, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स पूछ रहा है वो। ठीक है, हाँ मैं एक बार इसके ना फॉर्मूला तुम्हारे सामने लेके आती हूं। जस्ट अ सेकेंड। तुम्हारे स्क्रीन पे फॉर्मूलाज रहेंगे, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल हैंडलिंग दिस। जब तक जितने लोगों के हाथ में पेन वेन नहीं थे वो पेन लेके बैठ जाओ। अरे वाह, कुछ लोगों ने जवाब देना भी चालू कर दिया है। चलिए जी, आई एम शोइंग यू द स्क्रीन, जस्ट कंफर्म। क्वेश्चन और फॉर्मूला शीट सामने आ गई? यस मैम। चलिए जी, सो नाउ यू शुड बी मोर फ्लेक्सिबल ऑन दिस। देखते जाओ और हम इसको सॉल्व करते जाते हैं। चलिए जी, मैं सारी चीजें अब कैलकुलेट करूंगी। आई हैव द सेलिंग प्राइस हियर जो 25 की है, आई हैव द वेरिएबल कॉस्ट हियर जो 20 का है, माइनस करते हैं तो 5 का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। एक रामबाण इलाज हमेशा का, हर क्वेश्चन में जहां भी सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट आ गई, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन किसी भी चीज का हो, हमेशा सबसे पहला काम ये करना है। That means your product is contributing $5 per unit towards the profitability of the company. लेकिन इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस होगी, तब जाके अल्टीमेट प्रॉफिट आएगा। अब एक एक करके अगर मैं सारी चीजें निकालने की कोशिश करूं, दिस इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू गिव ऑल दीज नंबर्स। करते हैं सारे। व्हाट इज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स? एम आई राइट? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो बता दो क्या आएगा? 20%।
अब ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में आते हैं. क्वेश्चन ने पूछा भी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी मेड एंड सोल्ड इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन. यानी वो ब्रेक इवन पूछ रहा है लेकिन यूनिट्स में. तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स क्या होता है? वट एवर इज द फिक्स कॉस्ट, आई हैव द फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. यानी एक यूनिट कितना कंट्रीब्यूट कर रही है टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी? 5. कितनी यूनिट्स हम बनाए कि ब्रेक इवन हो जाए या फिर फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए? कितनी बनाए? 10,000 बना लो. अब सिंपल कॉमन सेंस की तरह देखो, 10,000 यूनिट्स बनाओगे, 5 पर यूनिट का वो कंट्रीब्यूशन जनरेट करेगी, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना जनरेट करेगी? 5 इंटू 10,000, 50,000 का जनरेट करके देगी. इसमें से मैं फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूंगी, दैट इज हाउ मच? 50,000. यानी नो प्रॉफिट नो लॉस. नाउ आंसर्ड. बोलो बोलो बोलो. Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. इन्होंने आगे पूछा नहीं, मैं ये कैलकुलेट कर देती हूं. इसमें सेल्स रेवेन्यू यानी डॉलर्स में ब्रेक इवन पॉइंट. फिक्स कॉस्ट इज 50,000. व्हाट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो? दैट इज 20%. 0.20 लिखना. कितना आएगा? मैम 2,50,000. दैट इज 2,50,000. जो मैंने फॉर्मूला तुम्हें शॉर्टकट सा बताया था वो क्या था? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय द सेलिंग प्राइस. नोबडी विल ऑब्जेक्ट कि तुमने ये क्यों यूज किया है. दिस इज ऑल्सो होल्डिंग द सेम लॉजिक, तो घबराना नहीं. ठीक है, दोनों में से कैसे भी करना चाहो कर लो. नेक्स्ट पे आते हैं. कैलकुलेट द लेवल ऑफ एक्टिविटी. मैंने ये पार्ट क्यों देखा? क्योंकि यहां पे रिक्वायर्ड प्रॉफिट का मुझे नंबर चाहिए. Calculate the level of activity that is required to generate a profit of $40,000. यानी वो कह रहा है कि कितना लेवल ऑफ प्रोडक्शन रखें. एक्टिविटी होता है प्रोडक्शन एक्टिविटी. कितनी प्रोडक्शन रखें जिससे 40,000 का प्रॉफिट जनरेट हो जाए. अब ध्यान रखना, एक्टिविटी मतलब यूनिट्स. यूनिट्स मतलब मुझे चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और मुझे रिकवरी क्या करनी है? दो चीजों की करनी है. फिक्स कॉस्ट 50,000 की भी रिकवर करनी है, 40,000 का प्रॉफिट भी रिकवर करना है. कहां से रिकवर करूं? 5 पर यूनिट से. इतनी नंबर ऑफ यूनिट्स बनानी होंगी ताकि ये दोनों चीजें रिकवर हो जाएं. ये कितना आएगा? 18,000 यूनिट्स बनानी पड़ेंगी जी, तब जाके आपका 40,000 का प्रॉफिट आएगा. या तुम लोग मुझसे जल्दी कर रहे हो यार. तब जाके आपका प्रॉफिट आएगा 40,000 का, और 50,000 की कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगी. ठीक है, शाबाश, मुगैम्बो खुश हुआ. नेक्स्ट. द कंपनी बजट्स टू सेल 13,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट PQ. कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी. नाउ व्हाट वाज योर BEP? हमने कितना BEP निकाला था? 10,000 units. 10,000 का. कंपनी ने कितना टारगेट रख लिया बेचने का? 13,000. 13,000. बोलो मार्जिन ऑफ सेफ्टी. 3,000 into 100. ठीक है, 3,000 यूनिट्स. नाउ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज कैलकुलेट करके चैट बॉक्स में लिखो. मैं भी बताऊंगी, यू जस्ट फर्स्ट ट्राई इट. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज. 23%. 23%. ओके, मोहित. अच्छा, मोहित इज हियर. सबका 23% आ गया. क्या बात है. लेट मी चेक. Budgeted sales 13,000 are we expecting, then BP sales was only 10,000. 13,000 पे इसका प्रोपोर्शन, हाँ इतना वेग सही आएगा. 3,000 डिवाइड बाय 13,000. यस सर, 23.076 आ रहा है मेरा. सही आ रहा है क्या? Yes, sir. Correct, correct. ठीक है, तो 23.1% कर सकते हैं, या फिर 23 कर लो. 23.1% देखने में अजीब सा लग रहा है. ठीक है जी, गॉट इट. नाउ गॉट द कॉन्सेप्ट कि इनसे क्या क्या कैलकुलेशन कैसे कैसे हो सकती है. Yes, ma'am. ठीक है, चलो. अनदर क्वेश्चन.
ये भी कैप्लिन की स्टडी टेक्स्ट का ही है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 है। फॉर्मूलाज आपके राइट में अपीयर हो रहे हैं, इसको करते हैं। चलो, आर कंपनी प्रोवाइड्स अ सिंगल सर्विस टू इट्स कस्टमर्स, दैट मींस सीवीपी अब हम सर्विस सेक्टर में लगाने जा रहे हैं, जहां पे कुछ मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, लेकिन हो सकता है कोई वेरिएबल कॉस्ट लग रही हो। लेट्स सी एन एनालिसिस ऑफ इट्स बजट for the year ending 31st December 2015 shows that in period 3, when the budgeted activity was 6570 service units with a sale value of 72 each, the margin of safety was 21.015%. The budgeted contribution to sales ratio of the service is 35%. Calculate the fixed costs. यहां पे जो क्वेश्चन ने पूछा है ये लेवल है एग्जाम किट का, रादर इससे भी थोड़ा सा ज्यादा। इसकी अप्रोच देखते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते चलेंगे। देखो जी, पहली चीज, इस तरह के क्वेश्चंस को सबसे इजीली किया जा सकता है इसकी सारी इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करके, यानी आप इसकी इंफॉर्मेशन एक एक करके लिखते जाओ, क्या क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बजटेड एक्टिविटी इज दिस, यानी बजटेड यूनिट्स ले लूं। दिस इज नॉट बीईपी यूनिट्स, ध्यान रखना, ये इसकी बात कर रहा है। क्या मुझे सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, बजटेड कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, क्या ये दिया हुआ है? सबसे पहला काम ये सारी इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करना, ठीक है। अब दूसरा, हमारे पास सारे फॉर्मूलाज हैं, बस इन फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। नाउ वेयर स्टूडेंट्स गेट स्कैर्ड इज, उनको इस इंफॉर्मेशन को कोलेट करना समझ में नहीं आता, किसको पहले किस फॉर्मूले में डालूं। तुम पहले बात छोड़ो, तुम एडजेसेंटली जहां जहां जगह मिले वहां डालते जाओ। मेरे पास पहली चीज है बजटेड यूनिट्स 6570 की, दैट मींस दिस इज 6570। क्या क्वेश्चन में कहीं भी मेरे पास ब्रेक इवन सेल्स हैं? नहीं है, यानी मुझे सबसे पहला ब्रेक इवन सेल्स या ब्रेक इवन पॉइंट निकालना होगा। क्या ये बात सबको समझ आती है? क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्वेश्चन ने दिया है, तो पक्का से ये वाला फॉर्मूला तो कहीं ना कहीं अप्लाई होना चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहां दिया है? ये दे रखा 21.015%। budgeted sales 6570, break even sales I don't have, again budgeted sales 6570। क्या बोलते हो, क्या हम ब्रेक इवन सेल्स निकाल पाएंगे? यस मैम। तो निकालो ना, कैसे निकलेगी? मैथ्स से निकलेगी, देखते जाओ। 21.015 इक्वल टू 6570 माइनस ब्रेक इवन सेल्स को मैं बीईपी ले देती हूं, 6570 लिखती हूं, इंटू 100 लगा देती हूं, क्योंकि यहां पे 21 आ रहा है। अगर आप 100 ना लगाएं तो 0.21 लगा दें। अब क्या करें? अब यूनिटरी मेथड लगाते हैं, इसको यहां से मल्टीप्लाई करते हैं। थोड़ी बहुत मैथ्स यूज करनी पड़ेगी। 100 को नीचे ले आते हैं, इसको पूरा लेफ्ट हैंड साइड पे ले रही हूं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? 6570, क्या ये 138.068 आ रहा है? Yes, ma'am. Yes. यस मैम। 1381 ले लेती हूँ, राउंड ऑफ 1381। नाउ कैन आई कैलकुलेट बीईपी? बीईपी को इधर ले आओ ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, 1381 को इधर ले आओ ताकि वो 6570 में से माइनस हो जाए। निकालो यहां से कितना आ रहा है बीईपी सेल्स।
5189 माइनस 6570, इतना भयंकर 5189 नहीं आ रहा है तो 5189। सो मेरे पास पहली इंफॉर्मेशन क्या आ गई? 5189, यानी इस वाले फॉर्मूला के लिए 5189 यूनिट्स आ गई। एम आई राइट हियर? यहां तक किसी को कोई डाउट बताओ? या तुम लोग 25 लोग हो, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आ रही? सिमरन, सौरभ, नो इशू। इप्सा, दिशांत, अरे दिशांत भी है, प्राची, सान्याज आईफोन, No, ma'am, that's okay. ओके। अरे शाबाश शाबाश रितिका, छा गए तुम, छा गए गुरु। ओके, अब क्या करूं? तो ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लिया 5189 यूनिट्स का। ना तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, ना मेरे पास फिक्स कॉस्ट है। ओके, फिक्स कॉस्ट तो उसने पूछी है, सो फिक्स कॉस्ट तो पूछी है। अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाए तो बात बन जाए। तो बनाओ बात। ऊपर वाले फॉर्मूला की कुछ इंफॉर्मेशन थी। ये क्या इंफॉर्मेशन थी? यू हैड 35% ऑफ दिस रेशो, यानी इसको 0.35 करूं। I don't have contribution, but I do have the selling price. What's that? 72. क्या contribution per unit आ जाएगा? 72 into 0.35. बोलो, ये समझ में आया? 25.2 25.2, यानी ये आ गया 25.2। आ जाएगी अब फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इज 130763, मतलब ऊपर नीचे $3-4। 130763। जस्ट चेक एवरीवन प्लीज। 130763। Yes. ठीक है, सबका आया? किसी को मैथ्स नहीं करनी आ रही है? बिंदास बताओ। Oh, why did I start doing it again? $5189 equal to fixed cost upon 25.2। तो फिक्स कॉस्ट आती है 5189 into 25.2। दिस कम्स टू 130763। ठीक है जी, सबको समझ आया? गर्ल्स, यस, सब समझ में आया या ज्यादा समझ में आ गया? सब समझ में आ गया। चैतन्य, व्हेन यू से ना मैम सब कुछ समझ में आ गया, इट स्केयर्स मी। क्यों मैम? अच्छा चलो, ओके, ठीक है जी। सो दिस इज द लेवल ऑफ योर स्टडी टेक्स्ट, बट दिस इज नॉट इट। अभी बहुत कुछ है इसमें। ये है एग्जाम किट का क्वेश्चन, इसको एक बार ट्राई करो। मतलब मैं कराऊंगी, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू 2 minutes टू प्रैक्टिस दिस। A company manufactures and sells a single product with a variable cost of 36. It has a contribution to sales ratio of 25%. क्या कुछ निकल सकता है इससे? I don't know. The company has weekly fixed costs of $18,000. Which of the following is the weekly break-even point in units? जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके चैट बॉक्स में लिखो। मैं वैसे भी कराऊंगी, यू जस्ट ट्राई इट वंस। एक का भी आंसर नहीं आया है।
अरे वाह, 2 का आ गया। Ruth, ideally you don't need that. Okay, Shaika is giving an answer. Shaika, I need to check. चैतन्य, what is this? Units में बात करो। Break even units. Yes, Saurabh, correct. Prateek, correct. Shaika, seems that you are also correct क्योंकि majority के आंसर आ रहे हैं, मैंने अभी चेक नहीं किया। रितिका करेक्ट, सिमरन करेक्ट, जानवी करेक्ट। अरे वाह, अरे बुक सामने खोल के तो नहीं कर रहे हो ना? अब कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। कंपनी ने आपको इंफॉर्मेशन कुछ दी, उस एक इंफॉर्मेशन में वेरिएबल कॉस्ट दिख रही है $36 की, एंड यू हैव कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो आल्सो, यानी क्लियरली ये वाले फॉर्मूले की इंफॉर्मेशन है। ये कितना है? 25% इन्होंने दे दिया। कैसे अप्लाई करें? 25% को लिखो 0.25। डू आई हैव कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली? नो, बट मुझे कंट्रीब्यूशन पता है, कैलकुलेट कैसे होता है। कैसे होता है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस, सेल्स। ये कितना आएगा? लेट सेलिंग प्राइस बी एक्स, मैं इसको सेलिंग प्राइस ही मानती हूं और वेरिएबल कॉस्ट की जगह 36 लगा देती हूं। सो हाउ डू आई सॉल्व दिस इक्वेशन, वो देखते चलना। 0.25 सेलिंग प्राइस, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया है, इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस 36। नाउ आई विल गेट सेलिंग प्राइस। 36 को इधर लेके आ रही हूं ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, इसको इधर लेके आ रही हूं ताकि वो बड़े नंबर में से माइनस हो जाए। सो व्हाट आई गेट इज 0.75 सेलिंग प्राइस 36 के बराबर। तो सेलिंग प्राइस कितना आने वाला है? 36 डिवाइड बाय 0.75, 48 की सेलिंग प्राइस आएगी। तो जो जो इंफॉर्मेशन आती जाए ड्रैग करते जाओ। Now it was asking break even point in units. That means I need to apply this formula. इस फॉर्मूला के लिए एक इंफॉर्मेशन चाहिए फिक्स कॉस्ट, दैट आई ऑलरेडी हैव। ये रही फिक्स कॉस्ट 18,000 की, तो फिक्स कॉस्ट में तो 18,000 डालती हूं, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। कंट्रीब्यूशन के लिए मुझे सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। नाउ आई हैव द सेलिंग प्राइस, 48 की सेलिंग प्राइस है, 36 का वेरिएबल कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन कितना आया? ये तो 12 की टेबल चल रही है, बोलो कितना आता है? 18,000 डिवाइड बाय 12। गाइस तुम लोगों ने क्या किया? सब लोगों ने 2,000 का आंसर दिया था। मोहित ने 1,500 दिया है। यस, ये 2,000 वालों ने क्या गलती करी? मैम कंट्रीब्यूशन 9 आया होगा उनका। 9 आया होगा कंट्रीब्यूशन। कैसे? सेलिंग प्राइस कितने लोगों की 48 आई? मैम वेरिएबल कॉस्ट को ही सेलिंग प्राइस कंसीडर कर लिया। ओह, मैथमेटिकल मिस्टेक। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब कॉन्सेप्चुअली समझ में आया। यानी इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करने का तरीका सिर्फ एक ही है, किस फॉर्मूला में किस वैल्यू को फिट किया जा सकता है वो आइडेंटिफाई करना। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिससे तुम्हारा आंसर ना आए। ये एग्जाम किट का क्वेश्चन है, यानी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दिस इज हाउ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू लुक लाइक। ठीक है, अभी इट्स बीन 1.5 आवर्स लगातार हम पढ़ रहे थे। 15 मिनट का ब्रेक देती हूं, उसके बाद में वापस से ज्वाइन बैक करते हैं एंड वील कंटिन्यू विद दिस प्रैक्टिस। ठीक है जी, 7:15 पे मिले। हम क्लास कब तक होगी? एक मिनट, सिमरन कुछ पूछ रही थी पहले। सिमरन? No, ma'am, I was just saying that okay. ओके ओके। मैम दिशांत, मान के चलो वंस वी ज्वाइन बैक उसके आधा घंटा ओके। तुम्हें आज मुझको झेलना है, ठीक है? चलो ओके, कैच यू ऑल एट 7:15। So let's just continue with the बचा हुआ portion of the day. ठीक है, this we did
ओके 87th अनदर वेराइटी, ये थोड़ा सा अलग स्टाइल के क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे ना। हाउ डू यू हैंडल देम? आपको एक एक को क्रॉस चेक करना पड़ेगा, इनका कोई ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू क्रॉस चेक देम वन बाय वन बेसिस पे। जैसे लेट्स जस्ट डू क्वेश्चन नंबर 87। अ कंपनी मेक्स अ सिंगल प्रोडक्ट विद द फॉलोइंग डेटा। सेलिंग प्राइस है आपके पास, मटेरियल है, लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड्स है, फिक्स्ड ओवरहेड्स है, प्रॉफिट पर यूनिट दिया हुआ है। यहां तक आते ही एज आई सेड सबसे पहला काम क्या करना है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करना है। यानी सेलिंग प्राइस 25, इसमें से क्या क्या माइनस करोगे? वेरिएबल कॉस्ट है मटेरियल, वेरिएबल कॉस्ट है लेबर, वेरिएबल कॉस्ट है वेरिएबल ओवरहेड। ओवरहेड्स क्या होते हैं? कॉमन खर्चे होते हैं जो एलोकेट कर दिए जाते हैं यूनिट्स के ऊपर। ये पर यूनिट पे नहीं दिखते, ये होते टोटल पे ही है, लेकिन ये वेरिएबल भी हो सकते हैं, फिक्स भी हो सकते हैं। मतलब ये उस तरह के खर्चे हो सकते हैं जो यूनिट्स ज्यादा होंगी तो बढ़ेंगे, इसलिए इनको वेरिएबल ओवरहेड्स बोलते हैं। जैसे सुपरवाइजर की सैलरी, अगर हर यूनिट सुपरवाइज करने के उसका पेमेंट बनता है, दैट इज अ वेरिएबल ओवरहेड, क्योंकि ना वो लेबर में आएगा ना वो मटेरियल में आएगा। ये भी माइनस कर दो फॉर कंट्रीब्यूशन। ना हाउ मच इज दिस? कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? मैम 10 का। सबसे पहला काम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10, फिक्स्ड ओवरहेड 4, बजटेड आउटपुट इज 30,000 यूनिट्स। नाउ रिमेंबर, कभी भी फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड ओवरहेड अगर पर यूनिट में एक्सप्रेस की गई है, फिक्स कॉस्ट को यूनिट के हिसाब से थोड़ी पे की जाती है, ना ही ट्रैक की जा सकती है। आपको सबसे पहला काम यह करना है कि टोटल फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अब टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? ये पर यूनिट वाली इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, लेकिन ये तो बदलेगी, बार बार यूनिट्स बदलेंगी तो ये कॉस्ट भी बदलती जाएगी। जो बजटेड यूनिट्स हैं, जो बजटेड आउटपुट है, उससे मल्टीप्लाई करके टोटल फिक्स कॉस्ट निकलती है। यानी ये जो बजटेड आउटपुट है, इसके बेसिस पे इन्होंने ये डेटा निकाला है, तो फिक्स कॉस्ट भी इसी के हिसाब से निकलेगी, यानी ये आएगी इनटू 30,000। इस पॉइंट पे ही ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाया गया था कि बच्चा ये समझे, स्टूडेंट को ये समझ में आए कि फिक्स कॉस्ट टोटल कैलकुलेट होगी कैसे। तो कैसे होगी? जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, किस बेसिस पे ये डेटा तैयार किया गया है? ये डेटा तैयार किया गया है 30,000 यूनिट्स के बेसिस पे। उसी के बेसिस पे इन्होंने बताया कि 4 पर यूनिट की कॉस्ट है जो फिक्स्ड है, यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी आई? 1,20,000। अब अगर यूनिट्स 30,000 से ज्यादा हो गई तो भी फिक्स कॉस्ट 120 रखना, अगर यूनिट्स 20,000 से नीचे हो गई तो भी फिक्स कॉस्ट 120 ही रखना। वापस से सुनो, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर। सबसे पहला काम क्वेश्चन में आते ही कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना। कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते टाइम 25 की सेलिंग प्राइस में से आप 5 माइनस करेंगे, 7 माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे, क्योंकि ये तीनों की तीनों वेरिएबल कॉस्ट्स हैं। यानी हम 25 में से माइनस करते हैं 15 को, तो कंट्रीब्यूशन कितना आता है? $10 पर यूनिट का। अब नेक्स्ट चीज क्या आती है? एक फिक्स्ड ओवरहेड दिया जाता है जो पर यूनिट दिख रहा है, लेकिन फिक्स कॉस्ट कोई पर यूनिट थोड़ी होती है, यानी आपको टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। अब ये टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी? हमेशा अगर क्वेश्चन में पर यूनिट की फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे बजटेड यूनिट से, यानी उन यूनिट से जिनके बेसिस पे ये सारी कैलकुलेशन की गई है। ये सारी कैलकुलेशन की गई है 30,000 के बेसिस पे। जब 30,000 यूनिट्स बनाएंगे तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट 4 की आएगी, यानी फिक्स कॉस्ट को बियर कितनी यूनिट्स ने किया है? 30,000 ने, लेकिन फिक्स कॉस्ट है उतनी कितनी? 120। यानी अगर एक्चुअल प्रोडक्शन 30,000 से कम रहा तो भी फिक्स कॉस्ट 120 रहेगी, अगर उससे ज्यादा रहा तो भी 120 रहेगी। समझ में आई ये बात? दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट हियर विच यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। अब क्या करें? अब ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चंस में फटाफट कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए कैलकुलेटर पे।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी जल्दी से कैलकुलेट करो, कितना आएगा? बजटेड सेल्स 30,000, ब्रेक इवन सेल्स मेरे पास है नहीं, यानी ब्रेक इवन सेल्स निकालनी पड़ेगी। फिक्स कॉस्ट आई हैव कैलकुलेटेड 1,20,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, हाँ रितिका बोलो। 12,000। मैम यहाँ पे ये बजटेड आउटपुट मतलब हमें कैसे पता चलता है कि ये जो ऊपर के फिगर्स हैं प्रिपेयर्ड एज पर द बजटेड आउटपुट? हमेशा ये अजम्पशन लेके क्वेश्चन करना है। उन्होंने जो स्टैटिस्टिक्स दिए हैं उसके साथ अगर ये यूनिट दी गई है, इसका मतलब ये कैलकुलेशन इसी के बेसिस पे है। और मैम अगर एक्चुअल आउटपुट भी दिया हो और बजटेड आउटपुट भी दिया हो तब भी बजटेड के बेसिस पे ही वो रेट दी जाएगी। ओके मैम, हमेशा बजटेड के बेसिस पे। बजटेड लेना है। हाँ ठीक है जी। ओके, 2 people have raised their hands। बताओ जी, बोलो बोलो। मैम हमें बजटेड आउटपुट दे रखा है, उसको बजटेड सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? कर लो, वरना मैं इसको यूनिट्स में ही ले रही हूँ, बात एक ही है। सब जगह इंटू 25 ही करोगे आप, मैं बढ़ा ही नहीं रही कैलकुलेशन। यू आर राइट कि इसको इंटू 25 करना चाहिए, इसको भी इंटू 25 करना चाहिए, इसको भी इंटू 25 करना चाहिए, सब जगह करना है। क्यों करो फिर? ठीक है, अगर मैथमेटिकली आप करना चाहते हो बिल्कुल कर लो। मैंने मैथमेटिकली उसको इरेज किया है कि एक ही चीज, एक ही नंबर हर जगह मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर डिवाइड भी हो रहा है, तो उसका इंपैक्ट नहीं आएगा। ठीक है पार्थ? सब लोग धमाधम आंसर देने लग गए हैं। रुको भाई रुको, मेरी स्पीड से आगे मत जाओ। सो दिस मार्जिन ऑफ सेफ्टी विल बी 18,000 डिवाइड बाय 30,000 इंटू 100। क्या ये 40% आ रहा है? 60%। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, क्या कंट्रीब्यूशन मेरे पास रेडी है? बिल्कुल है जी, 10 आ रहा है। सेल्स कितना है? 25 आ रहा है। क्या ये 24% बैठ रहा है? ये भी गलत, ये भी गलत। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट, वॉल्यूम ऑफ सेल्स नीडेड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 270। या तो तरीका ये है, मैं इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दूं। रिक्वायर्ड प्रॉफिट कितना बोल रहे हैं वो? 270 प्लस फिक्स कॉस्ट हमने कितनी निकाली है? 120। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है? 10। क्रॉस चेक करो जरा, कितनी लेवल ऑफ यूनिट्स पे हम 270 का प्रॉफिट कमा जाएंगे? हम 39 39 पे कमा जाएंगे, 45 पे नहीं जरूरत है। वरना इसको क्रॉस चेक एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। 45,000 पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। कैसे? 45,000 इंटू 10 का तो कंट्रीब्यूशन आएगा, इसमें से माइनस करो फिक्स कॉस्ट 120 की, कितना बचाइए? क्या ये प्रॉफिट 270 आ रहा है? नो, यानी ऑप्शन बचा ही चौथा। लेकिन चौथे को भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्या है फोर्थ ऑप्शन? इफ द बजटेड सेल्स इंक्रीज टू 40,000 यूनिट्स, यानी कि कंट्रीब्यूशन फिर कितना आएगा? 40,000 यूनिट्स 10-10 का कंट्रीब्यूशन लाके देंगी। कितना कंट्रीब्यूशन लाके देंगी? 4 लाख का। बजटेड प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय 1 लाख, टू 1 लाख नहीं, बाय 1 लाख। यानी अभी 40,000 यूनिट्स पे कंट्रीब्यूशन हम 4 लाख कमाएंगे, माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे 120 की, क्या प्रॉफिट कमाएंगे? 280 का। लेकिन अभी की सिचुएशन यानी 30,000 की सिचुएशन पे हम क्या कमा रहे हैं? 3 लाख माइनस फिक्स कॉस्ट 120। फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड until and unless the question says otherwise। क्या एडिशनल 1 लाख का प्रॉफिट कमाया? कमाया। ध्यान रखना, उसने बोला है प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय, प्रॉफिट विल नॉट बी 1 लाख, प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय, यानी 30,000 पे जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे उससे 1 लाख ज्यादा आएगा। दिख रहा है? सच में 1 लाख ज्यादा आ गया। गॉट इट? वरना दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, फिक्स कॉस्ट तो बदल नहीं रही, बदल क्या रहा है? 30,000 यूनिट्स से 40,000 यूनिट्स की सेल बढ़ रही है। कितनी सेल बढ़ी? 10,000 यूनिट्स की सेल बढ़ी, तो एडिशनल प्रॉफिट कितना आएगा? 10,000 यूनिट्स और 10-10 का कंट्रीब्यूशन जनरेट करने लग जाएंगी, एंड दैट्स व्हाई 1 लाख का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इससे ये वाला स्टेटमेंट हो जाता है करेक्ट। समझे? बोलो, ये इस तरह का क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस मैम। एवरीवन बोलो।
Yes, ma'am. Clear. चलो चलिए जी, अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है, करो ट्राई एंड लेट मी नो। बिल्कुल सेम इसी ग्राउंड पे है। Hubbard Limited manufactures and sells a single product that has the following cost and selling price structure. Selling price है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड है, फिक्स्ड ओवरहेड है। फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कैसे हो सकता है? The fixed overhead absorption rate is based on the normal budgeted capacity of 6200 per month. यहां इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि ये 22 की रेट किस बेसिस पे निकली है? 6200 पे। सबसे पहला काम क्या करना है? क्या करना है? फिक्स ओवरहेड निकालना। फिक्स्ड ओवरहेड निकालना है। वो कैसे निकलेगा? 6,200 into 22। एब्सोल्युटली। ये कितना आएगा? 136,400. 1,36,400। 1,36,400। यस मैम। ठीक है जी, ये तो टोटल फिक्स कॉस्ट आया। दूसरा काम हम बाय स्टैंडर्ड क्या करते हैं? कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना। वो कितना आएगा? 199 में से ये तीनों आइटम माइनस कर दो। 199 कितना आ रहा है? 75। पूरा पूरा? यस। 75। सो दिस इज 75 पर यूनिट। ये तो कंट्रीब्यूशन आ गया आपका। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा? The same amount is spent each month on fixed overhead. See, the exam may not give you this line. This is but obvious. जब तक क्वेश्चन नहीं बोले तब तक फिक्स्ड ओवरहेड्स साल दर साल, महीना दर महीना सेम ही रहते हैं। अगर बदलेंगे तो क्वेश्चन अपने आप बताएगा। सो अदरवाइज यू हैव टू अज्यूम दैट दे आर गोइंग टू बी सेम फ्रॉम मंथ टू मंथ if the question, even if it doesn't say. Which two of the following statements about the performance of Hubbard Limited next month are correct? दो बताने जो सही हैं। Two statements. One, 1921 units are required to break even next month. क्या पूछ रहा है वो? वो break Desired even profit. पूछ रहा है। Yes. What about first statement? Break even कितना आ रहा है? Very good शायका। फिक्स कॉस्ट हमने निकाल ली 136,400। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारे पास है। जरा चेक करो ब्रेक इवन क्या आ रहा है? 1818 1818। आगे मैम पॉइंट में 6666। अच्छा तो 1819 ले लेते हैं। 1819 क्या बोलते हो? स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट वाला 3152 units of sales are required to achieve a profit of $1 lakh next month. मैं तो सीधा सीधा इसको कैलकुलेट करूंगी। 3152 इंटू कितना कंट्रीब्यूशन 75 माइनस फिक्स कॉस्ट 136,400। चेक करो क्या ये 1 लाख आ रहा है? Yes, ma'am. 3152 इंटू 75 दैट गिव्स 236,400। इसमें से 136,400 माइनस करो। यस, प्रॉफिट इज 1 लाख, यानी एटलीस्ट बी तो सही हो गया। और इन्होंने एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं बोला, इन्होंने बोला टोटल प्रॉफिट ही 1 लाख का आएगा। इंक्रीज इन प्रॉफिट की बात नहीं हुई है। वर्ड टू वर्ड पीएम में ध्यान से रीड करना। 3152 यूनिट्स ऑफ सेल्स आर रिक्वायर्ड टू अचीव अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख नेक्स्ट मंथ, यानी प्रॉफिट 1 लाख आएगा। तो मैंने सीधा सीधा 3152 इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन निकाला, माइनस फिक्स कॉस्ट कर दी, चेक किया प्रॉफिट कितना आ रहा है, वो वाकई आ रहा है 1 लाख। स्टेटमेंट करेक्ट है। मंथली फिक्स कॉस्ट अमाउंट टू 136,400। करेक्ट है मैम। करेक्ट है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी नेक्स्ट मंथ, अब गलत। वैसी बात तो ये चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी इसको कैसे चेक करोगे? लास्ट वाला लास्ट वाला फॉर्मूला लगा के। हाउ मच इज द बजटेड सेल्स? दैट इज 6200। हाउ मच इज द ब्रेक इवन सेल्स? ब्रेक इवन कितनी निकाली थी हमने? 1819। वापस से बजटेड 6200 इंटू 100 निकालो जरा कितनी आ रही है। 75% तो नहीं आएगी मैम। 71%। हाँ 71 आ रही है। 71 पूरा 71%। 71%। ठीक है जी। यानी इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही क्रॉस चेक करके देखना होगा। बोलो किसी को इस पर्टिकुलर पोर्शन को समझने में कोई दिक्कत? नो मैम। कोई दिक्कत? No, ma'am. ठीक है जी। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक से, आज का भी लास्ट क्वेश्चन करते हैं।
The contribution to sales ratio for a business is 0.4 and its fixed costs are $16 lakh. Budgeted revenue has been set at 6 times the amount of fixed cost. What is the margin of safety? Chat box में लिखना. Done? हुआ नहीं हुआ? Okay, I've got the first answer. Chaitanya, percentage. What is the margin of safety percentage? Kumkum, I guess you are right. Rajat? हाँ, right. सबके वही आ रहे हैं. Mohit, correct. Rajat, correct. करें? चलो देखो, करते हैं ट्राई. कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो 0.4 का मतलब ये 0.4 है. फिक्स कॉस्ट 16 लाख की है, तो फिक्स कॉस्ट यहां पे डालती हूं क्योंकि फिक्स कॉस्ट यहीं यूज होगी. वैसे यहां भी हो सकती है, यहां करती हूं. चलो हम नीचे वाले में करेंगे ना, हमें सेल्स रेवेन्यू मिल जाएगा. ये लो 16 लाख. ठीक है. Contribution upon sales ratio is how much? 0.4. Break even point in sales revenue आ जाएगा. कितना आ रहा है ये? 40 lakh. 4 लाख. 40 lakh. 40 lakhs. पक्का ना? Yes ma'am, 40 lakhs. 40 lakhs. At least मेरे पास ये अमाउंट तो आ गया 40 lakhs. क्या मेरे पास बजटेड सेल्स है? इन्होंने बोला बजटेड रेवेन्यू इज 6 times द अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट. हाउ मच इज फिक्स कॉस्ट? 16 lakhs. इसका 6 times इज योर बजटेड सेल्स. हाउ सिंपल इज दैट? 96 lakhs. बस निकाल लो. तो कई बार इस तरह के गिफ्ट्स भी आ जाते हैं एग्जाम में. ठीक है, बट दिस इज हाउ दिस होल पोर्शन विल गो. यानी कि एग्जाम किट से बहुत ज्यादा उम्मीद ना करें, सॉरी स्टडी टेक्स्ट से बहुत ज्यादा उम्मीद ना करें. जो है वो एग्जाम किट है. ये आता है 58.33. इन्होंने बोला है अप टू 1 decimal place, सो आई शुड टेक 58.3. ठीक है. परसेंटेज इन्होंने आगे लगा के दिया है, आप परसेंटेज मार्क मत करना. इफ यू मार्क 58.3% का साइन, जो ऑटो रीड करेक्शन मशीन है वो आपके आंसर को गलत कर देगी. ओके, सो बी कॉशियस विद दिस. यस, ठीक है जी. ये कॉन्सेप्ट यहां तक समझ में आए? बोलो. Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes ma'am. अब ब्रेक इवन चार्ट है, इसको अपन कल कर सकते हैं. देयर इज नो हरी एज सच. सो ब्रेक इवन चार्ट कल करते हैं बिकॉज आज आप लोग 7:30 के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड थे. कल भी वंस वी स्टार्ट फ्रॉम 5:30 टू 7:30 एटलीस्ट हम इस वाले चैप्टर को कल खत्म कर जाएंगे. बिकॉज पीएम का बेस्ट पार्ट ये है, मुद्दे पे बात करेंगे, ज्यादा इधर उधर की बात करने की जरूरत नहीं है. टू द पॉइंट बात करेंगे, टॉपिक को खत्म कर देंगे कल. बाय दैट टाइम यू विल एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि पीएम में है क्या और हमसे संभलेगी भी कि नहीं संभलेगी. ठीक है. अच्छा, एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे? एनीथिंग? वाह, कितने अच्छे बच्चे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. चैतन्य, टाइमिंग्स विल बी फाइनलाइज्ड वंस वी हैव द फाइनल बैच. असल में ज्वाइन करने वाले कौन हैं, उनके बेसिस पे
मतलब मान के चलो कि नेक्स्ट सैटरडे वी विल फाइनलाइज द टाइमिंग। नेक्स्ट सैटरडे का टाइम लेकिन जरूर मॉर्निंग का ही रहेगा, मॉर्निंग मतलब आफ्टरनून का रहेगा, बिकॉज इट इज क्रिसमस दैट डे। तो मे बी आप लोगों के कुछ प्लान्स हो। ठीक है यस मैम। सिमरन, ये नो किस चीज के लिए है? No doubt. अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। सो गाइज कैच यू टुमारो। कल का टाइम तो 5:30 रखते हैं, नेक्स्ट सैटरडे। सो बाय दैट टाइम वी विल बी हैविंग द कॉन्क्रीट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कौन है जिसके साथ सैटरडे वर्किंग नहीं है, दिन का टाइम सूट करता है, सुबह का सूट करता है, व्हाटएवर, लेकिन वो फाइनलाइज हो पाएगा नेक्स्ट सैटरडे संडे तक ही। ठीक है, कल इसी टाइम पे मिलते हैं 5:30, सेम टाइम सेम चैनल। आप लोगों को लिंक मिल जाएगा थोड़ी देर में ही। हाँ, अबाउट द रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग कहां से देखने को मिलेगी? ये मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड की जाएगी। CA निधि भास्कर इज द नेम ऑफ माय यूट्यूब चैनल, यू कैन नोट दैट डाउन, CA.निधि भास्कर। ठीक है, स्क्रीन पे लिख के बताऊं, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना। वहां पे हम अपलोड कर देंगे, बिकॉज यूजुअली व्हाट हैपेंस, जब हम 1-on-1 शेयर करते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी के पास पहुंची, किसी के पास नहीं पहुंची, वो हमें एडमिनिस्टर करने में बहुत दिक्कत आ जाती है। सो दैट इज वाई आई विल अपलोड इट टू माई ओन चैनल। आप वहां से रेफर कर सकते हैं। और कल 5:30 बजे थोड़ा सा ये पीछे का देख के आना, क्योंकि इसके आगे जो चार्ट्स हैं वो थोड़ी थ्योरी इसी के पकड़ेंगे, आज वाली से ही। ठीक है जी, एनी कंफ्यूजन? लिंक आपको राहुल शेयर कर देगा थोड़ी देर में। ओके ओके मैम। चलिए जी, ओके, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर, बाय मैम। बाय मैम। बाय।